हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है अपने पढ़ाई के साथ मन लगाकर जुड़े होंगे ना। आज जो है केमिस्ट्री का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 जो है केमिस्ट्री का, उस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और जो है आप लोग को हम आश्वासन दिलाते हैं, इतना विश्वास दिलाते हैं कि ये जो चैप्टर पार्ट 2 है आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ठीक है। बस जो है आप लोग वीडियो जो है सावधानी पूर्वक देखिए। हाँ तो जो है क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग एक मोटिवेशनल क्यूट से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज का मोटिवेशन क्या है प्यारे बच्चों? आज का जो मोटिवेशन है देखिएगा, मन मन का संकल्प और शरीर की पूरी ताकत। मन का संकल्प और शरीर की पूरी ताकत यदि किसी एक कार्य से पूर्ण रूप से लगा दिया जाए, यदि किसी एक कार्य में पूर्ण रूप से लगा दिया जाए तो सफलता मिलेगी, मिलकर ही रहेगी। प्यारे बच्चों, आज का जो मोटिवेशन है उसका उद्देश्य है मन। आज का जो प्यारे बच्चों मोटिवेशन का उद्देश्य है कि मन का संकल्प और जो है शरीर की पूरी ताकत, मन का संकल्प और शरीर की पूरी ताकत और एक ही कार्य पे, कोई एक कार्य पर लगाया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। इस हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी कार्य करे उसमें मन और पूरा तन, शरीर की पूरी मेहनत और एक ही कार्य पर लगाए तो हमें जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। इस मोटिवेशन के साथ जो है हम कल अपना जो चैप्टर 2 है उसमें प्रवेश करते हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर 2 जो है केमिस्ट्री का क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल का प्यारे बच्चों जो इंग्लिश होता है एसिड होता है, क्षार का जो होता है बेस होता है और लवण का जो होता है साल्ट होता है, ठीक है। अब जो है प्यारे बच्चों गुण के आधार पर, गुण के आधार पर, गुण के आधार पर परिभाषा, जो गुण होता है कि क्या गुण है उसके आधार पर परिभाषा अम्ल का, ठीक है। अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो है लैटिन शब्द एसिडर से लिया गया है। अम्ल का क्या है गुण के हिसाब से? गुण के हिसाब से जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगे वो क्या होता है? अम्ल होता है। वो क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता हो वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अम्ल कहलाएगा ना। अम्ल कहलाएगा। जैसे आम हुआ, नींबू हुआ, जितना भी दुनिया पर खट्टा लगता है सब क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एसिडर से हुई। एसिडर से लैटिन शब्द एसिड से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा ना। अब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, आर्हेनियस जो थे एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अम्ल की क्या परिभाषा दी है अब जानेंगे, ठीक है। वैसे पदार्थ जिसे जल में घुलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक आयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्लस आयन, एक होते हैं प्लस आयन, एक होते हैं माइनस आयन। तो कह रहा है कि वैसे पदार्थ जिसे जल में घुलने पर H+ प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? अम्ल कहते हैं। H+ हाइड्रोजन आयन यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। H+ H2O से मुकराएंगे तो H3। देखिए क्या कर रहा है कि किसी भी पदार्थ को हम H2SO4 ले लीजिए, इसको जब हम जल में घोलेंगे क्या करेंगे? जल में घोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? H+ क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? H+ आयन प्राप्त होगा। तो हम क्या समझेंगे कि ये क्या है? अम्ल है। H+ जब आयन प्राप्त होगा तो क्या समझेंगे? अम्ल। इस बात को किसने बताया था? आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस जी ने बताए थे प्यारे बच्चों कि अम्ल वो पदार्थ होता है जो स्वाद में जो जल में घुल कर क्या देता हो? H+ आयन देता हो ना। अब जो है आगे बढ़ते हैं। इसे कह रहा है हाइड्रोजन आयन या मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन आयन जो होता है ना वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अगर हम इससे H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? H3O मिलेगा। क्या मिलेगा? H3O+ मिलेगा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसका नाम क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों? H3O+ का हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या पड़ेगा? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो आप लोग अम्ल समझिए, अम्ल जो स्वाद में खट्टा लगता हो। आर्हेनियस ने क्या बताया था? जिसे जल में घोला जाए तो H+ आयन दे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अम्ल जो होते हैं, अम्ल के प्रकार प्यारे बच्चों, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल कहते किसे हैं? वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है जिसे पानी में घुलने पर पूर्ण रूप से क्या हो? घुल जाए। पूर्ण रूप से पानी में क्या हो? घुल जाए, मिल जाए, और पानी में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? सुनिएगा। प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो जल में घुलकर क्या देता है? पूर्ण रूप से क्या देता हो? H+ आयन। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को घोलेंगे तो H+ आयन पूर्ण रूप से मिलेगा। जैसे ही इसको हम जल में घोलेंगे प्यारे बच्चों, जैसे ही प्रबल अम्ल को जल में घोलेंगे, प्रबल अम्ल को जल में घोलेंगे हम लोग, प्रबल अम्ल को जल में घोलेंगे ना, जल में घोलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? H+ आयन मिलेगा। उसके उदाहरण कौन कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। आप हम लोग जब प्यारे बच्चों, हम जब HCl हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल को भी जल में घोलेंगे ना, जल में घोलेंगे तो क्या मिलेगा? H+ आयन मिलेगा। नाइट्रिक अम्ल भी हो गया HNO3, इसको भी हम लोग जब जल में घोलेंगे तो क्या मिलेगा? H+ आयन प्राप्त होगा पूर्ण रूप से। तो प्रबल अम्ल वो अम्ल होता है जिसे जल में घोलने पर पूर्ण रूप से क्या प्राप्त हो? H+ आयन प्राप्त हो, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए प्रबल अम्ल। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब जो आता है दुर्बल अम्ल। क्या आता है? दुर्बल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल जानेंगे। दुर्बल अम्ल जो है, वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, यानी पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा मात्रा में देंगे। कौन? दुर्बल अम्ल। जो पानी में उसको घोलेंगे, जल में घोलेंगे तो आंशिक कम मात्रा में जो है H+ आयन देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल करेंगे। जैसे दिया है कार्बोजाइलिक एसिड, एक है कार्बोनिक एसिड। ये जितने भी हैं, जब इन लोग हम लोग घोलेंगे कार्बोजाइलिक एसिड, जल में जब घोलेंगे तो काफी कम मात्रा में H+ आयन जो है कम मात्रा में देते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं ना। अब तो एक और एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। इसको जब हम लोग जल में घोलेंगे तो काफी कम मात्रा में, यानी आंशिक रूप से जो है H+ आयन को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे, ठीक। अब जो है विषैले अम्ल। विषैले अम्ल जैसे फिनॉल हो गया, विस्फोटक अम्ल हो गया, HNO3 को हम विस्फोटक अम्ल कहते हैं। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। इसको बम बनाने में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। HN3 का उपयोग किसमें किया जाता है? बम बनाने में, ठीक। फिनॉल हो गया। फिनॉल जो जो आप लोग देखे होंगे, उजला सा आता है फिनॉल, जिसको हम नेपथलीन की गुड़िया भी बोलते हैं। या फिनॉल जो आता है फर्श, उसको साफ करने में आता है, उपयोग होता है। या फिनॉल जो है आप लोग बाथरूम साफ किए होंगे, उसमें उपयोग किया जाता है फिनॉल का उपयोग, ठीक है। अब संक्षारक अम्ल H2SO4, संक्षारक अम्ल H2SO4 का उपयोग कहाँ होता है? बैटरी में उपयोग किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग कहाँ होता है? बैटरी में होता है ना। खाद और विस्फोटक बनाने में उपयोग किया जाता है। आप लोग इतना समझो कि HNO3 का जो उपयोग होता है, ये जो है बम बनाने में या खाद बनाने में, यूरिया डाई जिंक हो गई, सब बनाने में उपयोग होता है। H2SO4 का जो उपयोग होता है बैटरी के रूप में होता है। ये जो है, ये बहुत खतरनाक अम्ल है। अगर आपके शरीर पर गिर जाएगा, एक प्रकार का तेजाब है, अगर शरीर पर गिर जाएगा तो वहां से क्या होगा? खदकने लगेगा। तो H2SO4 का उपयोग कहाँ होता है? बैटरी के संक्षारक रूप में होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पैराग्राफ समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग अम्ल सीख लिए, अम्ल के प्रकार भी जान गए। अम्ल की दो प्रकार होते हैं, प्रबल और दुर्बल। अब हम लोग जानेंगे भस्म, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? क्षारक, चाहे इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। अब लोग भस्म जानेंगे गुण के आधार पर भस्म का परिभाषा, ठीक है।
तो भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो। स्वाद में क्या हो, कड़वा हो। जैसे करीला हो जाएगा, नीम का दत्तून हो जाएगा, कोई कोई दवा जो है कड़वा लगती है, ये सब क्या है, भस्म है। ठीक है, जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, जो पदार्थ स्वाद में कड़वा लगे वो क्या है, भस्म है। ठीक है। अब जो है आर्हेनियस ने, जिस प्रकार आप लोग अम्ल में आर्हेनियस का परिभाषा देखे थे, अब जो है आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा क्या है। ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसको हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड आयन पढ़ते हैं। OH को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। भस्म प्लस पानी इक्वल टू, सुनेगा, क्षार। अब क्या है, क्षार क्या कहलाता है, वैसे भस्म जो पानी में घुल जाए, वैसे भस्म जो पानी में घुल जाए क्या है, क्षार है। पहले हम समझेंगे भस्म क्या है। ठीक है। भस्म का गुण के आधार पर परिभाषा दिया जाए तो जो स्वाद में खट्टा लगता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, भस्म कहते हैं। जो स्वाद में खट्टा लगता हो, खट्टा नहीं, जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा लगता हो। जो स्वाद में क्या लगता हो, जो टेस्ट में क्या लगता है, जब हम उसको खाए तो टेस्ट में क्या लगे, वो कड़वा लगे, कड़वा लगे, वो क्या कहलाता है, भस्म कहलाता है। ठीक है। अब आर्हेनियस ने क्या कहा था, आर्हेनियस द्वारा परिभाषा दिया जाता है कि भस्म वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर क्या देता हो, हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, यानी OH- देता हो। ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, भस्म कहलाता है। आप लोग भस्म समझ गए। जब इसको जल में घुलाएंगे हम लोग, जब जल में घुलाएंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, जब हम लोग जल में घुलाएंगे इसको तो हमें क्या प्राप्त होगा, Na+ हो जाएगा, और OH जो है माइनस में प्राप्त होगा। OH किसमें किसे प्राप्त होगा, माइनस में। तो ये क्या है तो समझिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक भस्म है। अब भस्म पहचानने का ये भी तरीका है कि उसके लास्ट में जो है OH रहना चाहिए। OH क्या होना चाहिए, रहना ही चाहिए। ये भस्म की पहचान है कि लास्ट में क्या रहेगा, OH रहेगा। जिस सूत्र के लास्ट में OH रहेगा, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया हो गया। अब जो हम आप लोग को भस्म समझाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको जब हम जल में घोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, Na+OH-, OH हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, भस्म है। आर्हेनियस ने बताया था कि भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुल कर क्या देता हो, OH- देता हो। OH- बोलिए चाहे हाइड्रोक्साइड आयन बोलिए, बात एक ही है। ठीक है। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब इसको हम लोग जल में घोलेंगे, जल के सूत्र क्या होता है, H2O। जल में घोलेंगे तो K+OH-, क्या प्राप्त होता है, OH-। ये क्या, जितने भी भस्म है उसको जल में हम लोग घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, OH-। ठीक है। इस बात को आर्हेनियस ने बताया था। ठीक है। और भस्म की पहचान भी है, जितने भी भस्म के जो सूत्र लिखे जाएंगे उसके लास्ट में क्या आएंगे, OH आएंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसके लास्ट में प्यारे बच्चों OH रहेगा वो क्या है, भस्म है। वो क्या है, भस्म है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, देखिए आप लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, भस्म है। अब जिस प्रकार आप लोग अम्ल के दो प्रकार जाने, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अब उसी तरह भस्म भी होता है, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो प्रबल भस्म दो प्रकार के होते हैं, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। अब हम लोग जानेंगे प्रबल भस्म क्या है। ठीक है। वैसा भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर क्या देता हो, OH- देता हो। क्या देता हो, OH-। इसको हम हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं, जैसे KOH हो गया, NOH हो गया। अभी आप लोग हम समझाए हैं KOH को जब हम लोग जल में घोलेंगे तो हमें पूर्ण रूप से क्या प्राप्त होगा, OH- प्राप्त होगा। OH- प्राप्त होगा तो क्या है, प्रबल भस्म। वो क्या है, प्रबल भस्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो गया, इसको हम लोग जल में घोलेंगे तो हमें Na+ और जो है के बोल रहे हैं OH- जो है पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, यानी काफी मात्रा में प्राप्त होगा। वो क्या है, प्रबल भस्म है।
वो क्या है, प्रबल भस्म है। ठीक है, अब जो हम लोग जानेंगे दुर्बल भस्म जानेंगे। क्या प्यारे बच्चों, दुर्बल, आप लोग प्रबल भस्म समझ गए कि जो पूर्ण रूप से OH देता हो, काफी मात्रा में क्या देता हो, OH देता हो, वो प्रबल भस्म है। अब दुर्बल भस्म जानेंगे। दुर्बल भस्म वैसे भस्म को प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म कहते हैं। दुर्बल भस्म कहते हैं जो पानी में घुलकर पानी में आंशिक रूप से घुलकर OH आयन प्रदान करते हो। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जैसे प्यारे बच्चों, चूना का सूत्र होता है CaOH। इसको हम लोग जब जल में घोलेंगे तो काफी कम मात्रा में जो है हम लोग को OH आयन प्राप्त होगा। कम मात्रा में क्या प्राप्त होगा, OH आयन कम मात्रा में जो है प्राप्त होगा। ये क्या है, दुर्बल भस्म का उदाहरण है। KH हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जब जल में घोलेंगे तो ये भी काफी कम मात्रा में क्या देगा, OH आयन देगा। काफी कम मात्रा में क्या देगा, कम मात्रा में जो है प्राप्त होगा। तो ये क्या है, दुर्बल भस्म है। और वही जब प्रबल भस्म में बात आता है तो OH जो है OH आयन काफी मात्रा में प्राप्त होता है। वो क्या है, वो जो है प्रबल भस्म है। आप लोगों को प्रबल भस्म, प्रबल अम्ल समझ में आया होगा। अब जो हम जानेंगे जिनमें उपस्थित कुछ अम्ल के नाम दिए गए हैं, कुछ पदार्थ है उनके अम्ल के नाम दिए गए हैं, वो बताना है, देखना है। आपको एग्जाम में पूछता है। जैसे पहला है प्यारे बच्चों सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में जो पाया जाता है वो होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये जरूर आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे पूछ देगा कि जो है संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में क्या टिक लगाइएगा। आप लोग को याद नहीं करना है, बस जो है बार बार इसको देखते रहना है। बार बार देखने से क्या रहेगा, दिमाग पर ध्यान रहेगा, हमेशा बैठा रहेगा। जैसे क्या होता है कि आप जो है कोई चीज को बार बार देखते हैं तो आपके ध्यान में क्या होता है, बैठ जाता है। आपके ध्यान में बैठ जाता है, और 1-2 दिन नहीं भी देखिएगा तो आपके ध्यान में रहेगा। इसीलिए उस चीज को बार बार देखिएगा। जैसे ये संतरा या नींबू में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के जो डंक होते हैं उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दही में जो है प्यारे बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। सेब में जो है मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल बोलिए या मैथमोनिक अम्ल बोलिए। अमाशय, जो हमारा पेट है, पेट के अमाशय है जिसके कारण भोजन पचता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी के कारण जो है हमारा क्या होता है, भोजन पचता है। कभी कभी जो है ज्यादा जो है खाना खा लेते हैं तो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा मात्रा में पेट में स्रावित हो जाता है तो क्या होता है, पेट में गैस भी जम जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय में जो पाया जाता है प्यारे बच्चों, टैनिक अम्ल पाया जाता है। ये पूरा जो आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा एग्जाम तक। टमाटर में जो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है रंजक क्या है, रंग पैदा करने वाला रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करे। जैसे हल्दी को हम लोग कहीं भी घोलेंगे, पानी वानी में चाहे कहीं भी, वो पीला कलर कर देगा, वही क्या कहलाता है, रंजक कहलाता है। तो रंजक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी विलयन में घोले तो क्या करे, रंग पैदा करे। जैसे हल्दी हो गया, आप लोग को चुकंदर बताते हैं। चुकंदर को आप लोग घोलिएगा, उसको जब घोल कर उसका जो है महीन पीस कर तो किसी पानी में चाहे कहीं विलयन में घोलेंगे तो उसका रंग क्या करेगा, चेंज करेगा। तो वही क्या होता है, रंजक ऐसा पदार्थ है जो किसी विलयन में घुल कर क्या करता है, विलयन का रंग बदलता है, वो रंजक कहलाता है। आगे बढ़िए। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, ये हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्षार कहिए चाहे भस्म की एक ही बात है। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, देखिए अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर, निम्नलिखित मतलब होता है नीचे दिए गए अंतर, ठीक है। पहला देखेंगे हम लोग अम्ल। हम लोग जो है आप लोग हम क्या आप लोग शुरू से बता रहे हैं, अम्ल जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा, ठीक।
और जबकि क्षार क्या है, जो स्वाद में का हो, कड़वा होता हो। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र होगा, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र, नीला कलर का लिटमस पत्र होगा, उसको क्या कर देगा, लाल में कन्वर्ट कर देगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करता है, तो नीले लिटमस को लाल करता है। और क्षार जो है इसको उल्टा करता है, ये जब लाल कर देगा तो उसको क्या कर देगा, वापस कर देगा, वापस फिर नीला कर देगा। सुनिए ध्यान से, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल में बदलेगा। क्षार में फिर उसी को डुबाएंगे, उसी लिटमस को, तो लाल हुआ है, नीला से लाल हुआ, फिर क्षार में डुबाएंगे तो लाल से वो क्या कर देगा, नीला कर देगा। आए बात समझे, यानी जो है फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और फिर वो लाल लिटमस को जब हम भस्म में डुबाएंगे, क्षार में डुबाएंगे, तो फिर वापस क्या कर देगा, नीला कर देगा। कौन, भस्म। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर देखते हैं, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल करता है। यह मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, पीला कर देता है। चौथा सुनिए, यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। आरएनएस ने इस बात को बताया था कि अम्ल जो है जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। यह जल में घुलकर क्या देता है, OH आयन देता है। ये भी आरएनएस ने बताया था। यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह क्षारक को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। जब अम्ल के साथ क्षार को मिलाएंगे तो क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। यह अम्ल को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन करता है। ठीक है, एक ही बात है। जब हम लोग अम्ल में क्षार को मिलाएंगे तो क्षार को उदासीन करेगा, जब भस्म में क्षार को अम्ल को मिलाएंगे तो अम्ल को उदासीन करेगा। ये पांचवा गुण। छठा सुनिए, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से जितना नीचे जाइएगा उतना ही अम्लीय होगा, अम्ल की शक्ति बढ़ेगी। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, ऊपर होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से ऊपर होता है। किसका, भस्म का। अब जो है यह हल्दी पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है। अम्ल जो है, जब हम पानी में हल्दी को घोले होंगे, नींबू को घोलेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि नींबू अम्ल है। उस पानी में हल्दी घोला हुआ है, और उस अम्ल घोलेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह हल्दी को पीले रंग को लाल भूरे रंग में क्या करता है, बदल देता है। जब वही उसमें साबुन घोलेंगे तो क्या कर देगा, भूरे रंग में परिवर्तित कर देगा, पीले रंग को। ये जो अपने कॉपी में आप लोग जरूर नोट कीजिए प्यारे बच्चों। अब जो है रंजक और अम्ल भस्म देखेंगे। देखिए लिटमस दो तरह का होता है, लाल एक नीला। ठीक है, तो जब हम लोग अम्ल में डुबाएंगे तो नीला से क्या कर देगा, लाल कर देगा। नीले लिटमस को जब अम्ल में डुबाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या कर देगा, लाल कर देगा। और जबकि लाल लिटमस पत्र को जब हम भस्म रहेगा, साबुन का विलयन रहेगा, इसमें डालेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हल्दी जो है अम्ल में नहीं बदलता है, भस्म में लाल भूरा हो जाता है। चुकंदर जो है लाल बैगनी, लाल से कहा जाएगा, अम्ल में बैगनी हो जाएगा। अम्ल डालेंगे तो लाल से बैगनी, जबकि भस्म क्या रहेगा, पीला। फिनोल्फेथिलीन रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, ये गुलाबी कलर हो जाएगा भस्म का। मेथिल ऑरेंज जो है लाल से लाल रहेगा, ये क्या होगा, इसमें पीला हो जाएगा। ठीक है, आप जो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब जो है पीएच मान या पीएच स्केल, पीएच मान या पीएच स्केल सुनिए क्या है। पीएच मान किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। कह रहा है किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को, यानी माप को क्या कहते हैं, विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक, सांद्रता विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। किसी भी विलयन में अम्ल को जो घुलाया है उसमें H+ आयन की जो मात्रा है वही क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। पीएच मान का मतलब है पोटेंशियल यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी H+ की शक्ति। ठीक है, तो पीएच जो स्केल है, कोई विलयन जो है कितना अम्लीय है, कितना भस्म है, इस बात को क्या करता है, पीएच स्केल निर्धारण करता है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पीएच स्केल क्या है आप देखेंगे। वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है, वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल हमें यह बताता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है।
कोई विलेन कितना अम्ल है कितना क्षारीय है, इस बात को कौन बताता है? पीएच स्केल बताता है। पीएच स्केल का खोज, इसकी खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। पीएच स्केल का परास क्या होता है? यह एक ऐसा परास होता है जिसे पीएच मान के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पीएच स्केल को जो है परास के आधार पर, रेंज के आधार पर, परास यानी रेंज के आधार पर पीएच स्केल को जो है 3 भागों में बांटा गया। पीएच स्केल का खोज जो है 1909 में सोरेनसन ने किया था। इससे पता चलता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, कितना उदासीन है। ठीक, अब जो है देखिए पीएच स्केल है, ठीक है, 0 से लेकर 14 तक है। जो 7 होता है, 7 ये उदासीन होता है, ये होता है वाटर का। जल का पीएच मान कितना होगा? 7। जल का पीएच मान कितना होगा? 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7, ठीक है। इसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं, 8 बढ़ेंगे, 9 बढ़ेंगे, 10 बढ़ेंगे, 11 बढ़ेंगे, 12 बढ़ेंगे, 13 बढ़ेंगे, 14 आएंगे, तो ये क्या होता है कि भस्म की शक्ति जो बढ़ती जाती है, भस्म की शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। भस्म की शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। कोई भी पीएच अगर मान दे दे कि 8 है और पीएच मान 9 है, दोनों में पूछे कि कौन ज्यादा भस्मिक है, कौन ज्यादा क्षारीय है, तो क्या बताइएगा आप लोग? पीएच 9। जिसका पीएच वैल्यू 9 आएगा वो क्या है? ज्यादा क्षारीय होगा। अब पीएच जिसका 8 होगा उससे थोड़ा कम होगा। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे किसी विलयन की क्षारीय शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे विलयन की क्षारीय शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। इधर देखिए, जैसे हम लोग 6 से घटते जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, ये क्या होता है? अम्लीय शक्ति बढ़ती है। उल्टा जाने पर अम्ल की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम कहें कि पीएच जो है किसी विलयन का 4 है, किसी विलयन का पीएच जो है 2 है, और पूछे दोनों में कौन ज्यादा अम्लीय है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों 2। क्योंकि अम्ल की शक्ति जो है 6 से जैसे ही नीचे बढ़ेंगे वो क्या होती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। 6 से हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो अम्ल की शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। 6 से नीचे बढ़ेंगे तो अम्ल की शक्ति जो है बढ़ती है। और 7 पर उदासीन होता है जो जल का पीएच मान होता है। और 8, 9, 10 इधर से जैसे बढ़ेंगे भस्म की शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। और 6 से घटेंगे तो अम्ल की शक्ति जो है बढ़ेगी। तो इन दोनों में ये कौन शक्ति ज्यादा शक्ति है? अम्लीय शक्ति है। पीएच मान इसका 2 है। और हम क्या है इसमें जो है पीएच मान 12 है, तो इन तीनों से क्या होगा? ये अधिक होगा। ये क्या होगा? ज्यादा अम्लीय होगा। यानी फिर कह रहे हैं 7 पर जो है जल का पीएच मान होता है, 7 पर किसी पदार्थ उदासीन होता है। ना आप लोग को खट लगेगा ना वो कड़वा लगेगा, उदासीन होगा, जैसे जल हुआ। जैसे 7 से हम नीचे बढ़ेंगे, 6, 5, 4 अम्लीय शक्ति बढ़ेगी। 8, 9, 10 इधर अम्लीय शक्ति बढ़ती जाती है। 8 पर कम, थोड़ा सा कम होगा, 9 पर बढ़ेगा, 10 पर बढ़ेगा, 11 बढ़ेगा, बढ़ते चला जाता है। 6 पर कम होगा, 5 पर थोड़ा सा बढ़ेगा, 4 पर बढ़ेगा, 3 पर बढ़ेगा, इधर इधर से बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग पीएच स्केल समझिए। पीएच स्केल से ही बताया जाता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, कि उदासीन है। ये पीएच स्केल से बताता है। पीएच स्केल का खोज जो है 1909 में सोरेनसन ने किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों, अब जो है पीएच मान किसी पदार्थ में कितना रहता है वो जानेंगे, ठीक है। अमाशय रस में जो हमारे पेट में स्रावित होता है HCl, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.0, यानी ये अम्लीय है बहुत ज्यादा। आंसू जो हम लोग आंख से निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.8 होता है, यानी आंसू जो हम लोग की क्षारीय होती है, ठीक है। टमाटर का जो रस है वो उसका पीएच मान कितना है? 4.1। ये क्या है? अम्लीय होता है, इसलिए टमाटर क्या होता है? हमको खट्टा लगता है। अब जो है चूना जल का पीएच मान कितना होता है? 11.0, यानी चूना कैसा है? चूना जल जो कैसा है? क्षारीय है, भास्मिक है। पसीना जो हमारे शरीर से निकलता है वो भी कैसा है? अम्लीय है, ठीक। अम्ल वर्षा जो है 5.6 होता है जिसका पीएच मान, ये भी अम्लीय है। हम लोग का जो यूरिन होता है, मूत्र, वो क्या होता है? 6.0, यानी ये भी क्या है? एक प्रकार की अम्लीय है। दूध 6.5, ये भी अम्लीय है। शुद्ध जल जो होता है वो होता है उदासीन। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। सिरका भी अम्लीय है जिसका पीएच मान कितना होता है? 3.0। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4, यानी क्षारीय। नींबू रस यानी अम्लीय। पीत जो होता है 7.5 से लेकर 8.8, ये क्या होता है? क्षारीय होता है।
तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी केमिस्ट्री क्लास 2 पार्ट 2 था, आप लोगों को समझ में आई होगी। और जो है आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग का कमेंट ही हमारी क्या है, ऊर्जा है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। आप लोग कमेंट करते हैं सर हमें अच्छा समझ में आया, नहीं समझ में, जो कमेंट करिए उसी के आधार पर हमारा जो है एनर्जी ऊर्जा मिलती है। और आप लोगों को किसी चैप्टर में कठिनाई आ रही होगी तो आप लोग बताइएगा, हम जो इस चैप्टर को वीडियो बनाने में क्या करेंगे, अति करेंगे। और जो है किस चैप्टर पर आगे आप लोग वीडियो चाहते हैं वो आप लोग कमेंट में जरूर करके बताएं। धन्यवाद।